हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में बीटीएससी एएनएम बिहार स्टाफ नर्स से रिलेटेड वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच में इससे पहले भी क्लास 10 क्लास 11 तक ले चुकी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत दिन के बाद एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं इधर थोड़ा बिजी के कारण से आप लोगों के बीच एमसीक्यू नहीं ला पाती हूँ। तो फिर भी टाइम निकाल के कोशिश करूँगी आप लोगों के बीच एमसीक्यू लाऊं। की पॉइंट भी मैं ला रही हूँ ताकि आप लोग का थ्योरी और प्लस एमसीक्यू दोनों कंप्लीट होते जाए। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं आप लोगों को का डाउट को क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो मैं ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो धीरे धीरे मैं आप लोग का नर्सिंग सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू लाऊंगी। तो इसी तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि डीप वेल से तात्पर्य है, यानी कि डीप वेल जो होता है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि डीप यानी कि गहराई, गहरा कुआं से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें होता है कि ये ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे कि इन प्रीवियस लेयर के छेदन से। ठीक है, यहाँ पे हो गया डीप वेल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी कि इन प्रीवियस लेयर के छेदन से। इसका मतलब होता है कि इन प्रीवियस लेयर का जो छेद होता है उससे ये रिलेटेड है। आप देखिए पानी की कठोरता से फ़ायदा है। ये जो पानी जो कठोर होता है उससे क्या फ़ायदा है, तो उससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि इसके कारण से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है उसमें ये फ़ायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे कपड़े धोने में तो नहीं होता है। ठीक है, उद्योग में जो कठोर पानी होता है उसका उपयोग जो है उद्योग यानी इंडस्ट्री में भी नहीं किया जाता है। उपरोक्त सभी में तो नहीं, ये दोनों में नहीं किया जाता है। तो बचा क्या, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इसका उपयोग होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है कि टेम्प्रोरी व परमानेंट दोनों कठोरताएं किस तरीके से हटा सकते हैं, यानी कि जो पानी में कठोरता है टेम्प्रोरी या परमानेंट किस तरीके से हटा सकते हैं। तो देखिए जो भी कठोरता है उसको सोडियम कार्बोनेट से भी हटा सकते हैं, ये केमिकल है। तो ये पानी में पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको सॉल्यूशन मिला मतलब बना के उसमें मिला के उसका कठोरता को हटाया जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट से भी बेस आदान प्रदान तरीके से भी, हाँ इसके कारण से भी होता है। फिर परम्यूटेड तरीके से भी, तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी तरीके से जो है टेम्पोररी व परमानेंट दोनों तरीके से कठोरता को हटा सकते हैं। आप देखिए क्या है 22 में कि प्राइमी ग्रेविडा में टेटनस टॉक्साइड के डोज की संख्या होती है। तो देखिए प्राइमी ग्रेविडा जो होती है, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या होता है। तो प्राइमी ग्रेविडा यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है महिला। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। तो इसमें जो है टेटनस टॉक्साइड का डोज कितना होता है, तो उसमें टेटनस टॉक्साइड का डोज कितना होगा, तो 2 होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 2 होता है। ठीक है, और देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि ये जो टेटनस टॉक्साइड जो पड़ता है, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला, ठीक है, यानी तो 3 मंथ तक में फर्स्ट डोज हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट डोज हो जाना चाहिए और फिर सेकेंड डोज जो है 1 मंथ का गैप होना चाहिए। 1 मंथ बोलिए या फिर 4 वीक यानी 4 सप्ताह के गैप के बाद फिर सेकेंड डोज टेटनस का पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई महिला फर्स्ट बेबी हुआ और उसके बाद सेकेंड बेबी जो है 3 साल के अंदर ही मतलब रह गया है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक, 3 साल से पहले ही वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे फिर से ये 2 डोज नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, स्किप मेरे वीडियो को प्लीज़ नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दे रही हूँ। जो भी एएनएम खासकर हैं, वो लोग बाद में जॉब होता है तो वो लोग क्षेत्र में ही ड्यूटी करती हैं, तो अधिकांश उन लोगों को क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, टेटनस टॉक्साइड जो होता है, ये अगर पड़ गया है और दूसरा जो बच्चा कंसीव कर ली है वो 3 साल से पहले ही, तो उसका जो टेटनस का डोज पड़ेगा वो मात्र 1 टीटी बूस्टर डोज पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा? टीटी बूस्टर डोज पड़ेगा। या फिर वो 3 साल के बाद कंसीव की है, 3 साल कंप्लीट हो गया है, चौथा साल, तो फिर उसको जैसे फर्स्ट टाइम में पड़ा उसी तरह उसको फिर से फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज टीटी का लेना होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि गर्भवती स्त्री को दिए जाने वाले टेटनस इम्यूनाइजेशन, जो टेटनस का टीकाकरण किया जाता है, में 2 डोज के मध्य कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताई हूँ कि 2 डोज के बीच 1 महीना या फिर 4 सप्ताह। तो यहाँ ऑप्शन सी आंसर हो गया, 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि मेजर मेंटल इलनेस नहीं है। तो इसमें कौन सा, ये चारों में कौन सा है कि जो मेजर मेंटल इलनेस नहीं है? तो सिजोफ्रेनिया, तो ये तो मेंटल इलनेस है, ठीक है। इसमें तो और थॉट डिसऑर्डर होता है सिजोफ्रेनिया में, कहने होता है ये सभी मेंटल डिसऑर्डर का समूह होता है, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया तो मेजर मेंटल डिसऑर्डर है। मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस ये भी है मेजर मेंटल इलनेस का एग्जाम्पल। पेरोनिया भी है। तो न्यूरोसिस, ये जो न्यूरोसिस हो गया ये मेजर मेंटल इलनेस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 24 का डी हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है कि क्लोरीन का एक्शन निर्भर करता है। ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एक्शन क्या चीज़ पे वो डिपेंड करता है? तो ये जो है डिपेंड करेगा पीएच पे भी डिपेंड करता है, समय पर भी डिपेंड करता, और तापमान इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हो गया उपरोक्त सभी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरीनेशन के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्लोरीनेशन के लिए क्या चीज़ प्रयुक्त करते हैं? देखिए, ये जो भी जल का कठोरता है उससे दूर करने के लिए क्या चीज़ करते हैं? तो क्लोरीन का यूज करते हैं, जिसे क्लोरीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या प्रयुक्त होता है? तो क्लोरामाइन, हाँ ये होता है। देखिए आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरीनेशन के लिए क्या क्या प्रयुक्त होता है। तो क्लोरामाइन होता है, परक्लोरेट ये भी होता है। देखिए क्लोरेट नाम से ही लग रहा है क्लोरीन इसमें है। क्लोरामाइन ये भी, अब ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन रहता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी। ये थोड़ा आप लोग को याद रखना होगा कि क्लोरीनेशन में क्या क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कह रहा है कि क्लोरीनेशन में कॉन्टैक्ट पीरियड होना चाहिए। यानी कि क्लोरीनेशन जब करते हैं तो कॉन्टैक्ट पीरियड कितना होना चाहिए? तो कम से कम 1 घंटा का होना चाहिए। तो ऑप्शन हो गया सी, 60 मिनट। 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, ठीक है। आप देखिए भारत में वर्तमान में बर्थ रेट है, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट MCQ है। इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान में बर्थ रेट क्या है। तो वर्तमान में जो है बर्थ रेट 26 हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 26। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29,
तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि पीने के पानी में अधिकतम स्वीकार्य टोटल क्लोराइड का स्तर है। जो पीने का पानी है में कितना तक जो है क्लोराइड का लेवल होगा जो कि एक्सेप्टेबल होगा, कि उस पानी को हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, तो 200 mg पर लीटर, ऑप्शन डी 200 mg पर लीटर तक पानी जो है वो हम लोग पी सकते हैं। आप देखिए, पीने के पानी में अधिकतम स्वीकार्य नाइट्राइट का स्तर, मतलब इस सब में क्लोरीन का लेवल कितना होना चाहिए, पीने के पानी में नाइट्राइट का कितना लेवल होना चाहिए, ये सब है। तो देखिए, क्लोराइड का लेवल कितना 200 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर में 200 mg तक एक्सेप्टेबल है। और अब इसमें देखिए 1 लीटर में कितना mg नाइट्राइट होगा जो कि एक्सेप्टेबल होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब नाइट्राइट से कोई लेना देना नहीं है, नील। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है कि पीने के पानी में अधिकतम स्वीकार्य टोटल हार्डनेस का लेवल। यहाँ हार्डनेस का लेवल पूछ रहा है, तो कितना होगा 300 mg पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर में 300 mg होगा जो कि ये स्वीकार्य होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कह रहा है कि पानी में प्रदूषण किससे पता चलता है। तो पानी में प्रदूषण जो है किससे पता चलता है, तो अमोनिया से भी प्रदूषण पता चलता है, फ्लोराइड से भी पता चलता है, और नाइट्रेट इससे भी पता चलता है। तो उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, वाटर पोल्यूशन में इन सभी से पता चलता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि पानी का बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड है। तो पानी का बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो पानी के 95% सैंपल में कोई कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये है बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड। प्रत्येक 100 ml में कोई इकोलाई नहीं होना चाहिए। सही बात, इकोलाई नहीं होना चाहिए, ये क्या डायरिया करवाता है। अब प्रत्येक 100 ml में 10 से अधिक कोलीफॉर्म होना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि पानी में क्या क्या स्टैंडर्ड है, बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड है, क्या क्या होना चाहिए ये बताया है, तो ये भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, कंफर्टेबल क्षेत्र किस इफेक्टिव टेम्परेचर पर होता है। तो कंफर्टेबल क्षेत्र जो है किस इफेक्टिव टेम्परेचर पे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 77 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, कितना फ्लोर स्पेस प्रति व्यक्ति होना चाहिए। तो कितना फ्लोर स्पेस प्रति व्यक्ति होना चाहिए, तो ऑप्शन सी 50 से 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। आप कह रहा है हॉस्पिटल वार्ड में कितनी नॉइज स्वीकार्य है। तो हॉस्पिटल वार्ड है तो कितना तक जो है ध्वनि जो होगा, आवाज़ कितना तक स्वीकार्य है, तो यहाँ 20 से 35 डेसिबल ही होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो कितना तक स्वीकार्य है, तो 20 से 35 डेसिबल तक ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट हुआ। मैं इसी तरह आप लोग के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लाऊंगी, और साथ ही साथ आप लोग के लिए इधर से थ्योरी भी ला रही हूँ। तो जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।